राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नए सत्र 2021-22 के लिए कक्षा 10 में आज हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट। और इंग्लिश सब्जेक्ट में भी आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ग्रामर के टॉपिक्स। अब ग्रामर ही क्यों पढ़ रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यदि आपकी स्कूलें 15 से 20 दिन और लेट होती है तो आपके सिलेबस को रिड्यूस किया जाएगा, मतलब कि कम किया जाएगा। और रिड्यूस सिलेबस इंग्लिश के अंदर या तो पोइम्स कम होगी या चैप्टर कम होंगे। 100% आपके ग्रामर के टॉपिक को हाथ नहीं लगाया जाएगा। इसीलिए हम एक ग्रामर के सेपरेट पार्ट्स को या फिर इंग्लिश के एक सेपरेट पार्ट ग्रामर को पढ़ लेते हैं ताकि हमारा समय बर्बाद ना हो। बाद में सिर्फ पोइम और सब्जेक्ट को हम पढ़ लेंगे। इसीलिए आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ग्रामर। और ग्रामर के अंदर सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे टेंस। और टेंस मैं आपको ऐसी गारंटी दे सकता हूं कि आपने इस तरीके से कभी भी बेसिक प्लस कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ा होगा। आपने आज तक भी टेंस पढ़ा होगा, वो फुल कॉन्सेप्ट पढ़ा है या फिर एकदम नॉर्मल तरीके से पढ़ा है जो आपको अभी तक समझ में नहीं आया होगा। लेकिन आज के बाद आप कभी भी ऐसा नहीं बोलोगे कि हमें टेंसेज नहीं आते। तो आज हम स्टार्ट करते हैं टेंस को, जीरो टू हीरो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा लें, जिससे आपके आने वाले वीडियो का अपडेट सबसे पहले पहुंच जाए। क्योंकि हम इस चैनल के ऊपर एनसीईआरटी का पूरा कोर्स है वो कवर करवाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेंस। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टेंस होते क्या हैं। टेंस को हम हिंदी में काल भी बोलते हैं। और टेंस हमें या तो टाइम के बारे में बताते हैं और हमें वर्क, कार्य के बारे में बताते हैं। अब जैसे आप बोलोगे सर टाइम या वर्क के बारे में टेंस कैसे बताते हैं, तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। हमारा एग्जांपल है मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं। इसमें देखिए आपको क्या क्या पता चल रहा है। एक तो पता चल रहा है कि वर्क, मैं क्या काम कर रहा हूं, पढ़ाने का काम कर रहा हूं, तो वर्क का पता चल रहा है। एक इसमें टाइम भी पता चल रहा है। टाइम कैसे पता चल रहा है कि रहा हूं, मतलब कि अब पढ़ा रहा हूं। तो एक तो क्या पता चल रहा है टेंस में कि टेंस से एक तो हम टाइम का पता लगा सकते हैं और एक हम वर्क का पता लगा सकते हैं। यदि मैं ऐसे बोलूं कल मैं बच्चों को पढ़ा रहा था या फिर कल मैं इस टाइम बच्चों को पढ़ा रहा था, तो आप बोलोगे हाँ सर कल की बात हो रही है तो टाइम पता चल गया। और एक मैं बोल रहा हूं अब पढ़ा रहा हूं या फिर मैं कल बच्चों को पढ़ाऊंगा या फिर मैं कल भी इस टाइम बच्चों को पढ़ाऊंगा, तो कल का भी पता चल रहा है। मतलब एक तो टेंस हमें टाइम बताता है और एक टेंस हमें वर्क, कार्य बताता है। तो टाइम और वर्क के आधार पर फिर टेंस की परिभाषा या फिर यदि हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या बनेगी कि टेंस इंग्लिश ग्रामर के वे रूल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई भी काम है वो कौन से समय में हुआ और कितना हुआ। क्या क्या पता चलता है कि कोई भी काम वो कौन से समय में हुआ और कितना हुआ, ये सब हमें टेंस बताता है। तो अभी हम सिर्फ टेंस की बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं कि टेंस को 3 भागों में क्यों बांटा होगा। आपने पढ़ा होगा टेंस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होते हैं। अब एक तो इनको 3 भागों में क्यों बांटा गया, 3 से ज्यादा भाग क्यों नहीं बने। एक इनके अंदर प्रत्येक टेंस के भी 4 भाग होते हैं, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। उनको ही सिर्फ 4 ही भागों में क्यों बांटा गया या फिर इसके कम या ज्यादा क्यों नहीं बने, इन सब पर बात हम बेसिक की बात कर रहे हैं। टेंस स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट टेंस से लेकर पूरे टेंस में आपको एकदम 100% पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए अब सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम से स्टार्ट करते हैं कि भाई टेंस है वो टाइम पर कैसे डिपेंड करते हैं। तो अब आप मुझे ये बताइए कि टाइम कितने प्रकार का होता है। तो आप बोलोगे सर टाइम तो 3 ही प्रकार का होता है, एक तो जो बीत गया, एक जो वर्तमान में चल रहा है और एक जो आएगा। अब टाइम ही 3 प्रकार के होते हैं तो टेंस 3 ही प्रकार के हुए ना। यही कारण होता है कि टेंस को 3 ही भागों में बांटा गया है। इससे ज्यादा तो टाइम बदल ही नहीं सकता या बन ही नहीं सकता। कैसे, देखिए एक तो टाइम क्या होगा जो बीत गया, जिसे हम क्या बोल देंगे पास्ट। तो इससे क्या बनेगा पास्ट टेंस। एक जो वर्तमान में चल रहा है तो फिर इससे क्या हो गया प्रेजेंट। और एक जो भविष्य में आएगा, आप अभी टेंस सीख रहे हो फिर अपने बच्चों को सिखाओगे तो आपको भविष्य हुआ ना। या फिर आप अभी टेंस सीख रहे हो एग्जाम में आपके काम आएंगे तो भविष्य की बात हो रही है, तो ये एक कौन सा हो गया फ्यूचर, एक हो गया फ्यूचर। तो टाइम ही 3 प्रकार के होता है, इसीलिए टेंस को भी इन्हीं 3 भागों में बांटा गया है। अब बात करते हैं वर्क की। तो वर्क देखिए एक तो वर्क काम बोल सकते हैं कि कंटिन्यूअस, कि भाई कोई काम है जो लगातार हो रहा है। मैं अभी लगातार 5 मिनट से पढ़ा रहा हूं तो मैं कंटिन्यूअस हूं। मैं जो काम कर रहा हूं वो कंटिन्यूअस है। अभी पता नहीं है कि कितनी देर और चलेगा, हमारी क्लास कितनी देर और चलने वाली है। हो सकता है 2 घंटा, 5 घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, कोई नहीं है।
मतलब कोई लिमिटेशंस इसकी है नहीं, सिर्फ हमारा काम है कंटिन्यूस पढ़ा रहे हैं, मैं कंटिन्यूस आपको पढ़ा रहा हूँ और आपका काम आप कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं, इसीलिए टाइम को एक तो बांट दिया कंटिन्यूस में। एक यदि हम बात करूं कि मैंने कल मैथ की क्लास ली या फिर मैं मैथ की क्लास ले चुका हूं, मैं अभी मैथ की क्लास ले चुका हूं, या फिर आप बोलोगे मैं स्नान कर चुका हूं, या फिर मैं खाना खा चुका हूं, तो आपने क्या किया, जैसे मैं एक वर्ड बोलता हूं, एक सेंटेंस है कि मैं खाना खा चुका हूं, तो आपका काम पूरा हो गया। जब काम पूरा हो जाता है मतलब क्या हुआ, परफेक्ट, आपने काम को परफेक्ट कर लिया, कुछ भी उसके अंदर बचा नहीं है, तो एक भाग काम क्या हो सकता है, परफेक्ट हो सकता है। एक आपने पढ़ा होगा कि आपने डेफिनेट वर्ड पढ़ा होगा, डेफिनेट मतलब कि निश्चित, एक होता है अनिश्चित कि मैं अब पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं तो कोई निश्चित नहीं है ना कि मैं कब पढ़ता हूं, कितनी देर पढ़ता हूं, अब पढ़ता हूं या नहीं। मैं बोलता हूं मैं डेली पढ़ता हूं तो कोई निश्चित नहीं है, मैं डेली पढ़ता हूं, मैं डेली नहाता हूं तो कोई निश्चित नहीं है भाई मैं नहाऊं या नहीं, निश्चित थोड़ी बता रहा हूं मैं कि मैं पक्का पक्का डेली नहाता हूं, ऐसे तो कोई वर्ड ही नहीं बोला मैंने, मैं डेली नहाता हूं या मैं डेली स्नान करता हूं। मतलब काम हमारा एकदम इनडेफिनेट है, अनिश्चित है, कोई इसकी निश्चितता नहीं है, तो कार्य का एक भाग क्या हुआ, इंडेफिनेट, इंडेफिनेट हो गया। और एक टेंस का भाग होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस है वो ग्रामर में इतने मायने नहीं रखता, लेकिन हमें क्या है कि ग्रामेटिकल है तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा। तो ये हो गए, देखिए वर्क के 4 फॉर्म, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, इंडेफिनेट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। और आपने कभी थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा टेंस कि टेंस में यही 4 भाग होते हैं प्रत्येक के। और आपने पढ़ा होगा कि टेंस 3 प्रकार का होता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो आपको इस एक बोर्ड की स्क्रीन से आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि टेंस की परिभाषा कैसे होती है और टेंस क्या क्या हमें टाइम और वर्क को कैसे बताते हैं, और टेंस को 3 भागों में ही क्यों बांटा गया, और फिर प्रत्येक भाग के 3 ही नाम क्यों दिए गए। अब हम बात करते हैं भाई प्रेजेंट में भी तो ये चारों होते हैं, पास्ट में भी होते हैं और फ्यूचर में भी होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं। अभी आपको इसमें से लिखना कुछ नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ समझिए। जब एकदम हम बेसिक से लिखना स्टार्ट करेंगे, आपको प्रॉपर मैं नोट्स तैयार करवाऊंगा जो आपको इंग्लिश ग्रामर में 100% काम आएंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूं 10th क्लास बोर्ड एग्जाम के अंदर 95% मैं इंग्लिश के जितने भी टॉपिक करवाऊंगा उनमें से सीधे आपको एग्जाम के अंदर एग्जाम्पल मिलेंगे। जो एग्जाम्पल हम बोर्ड पे करेंगे वो एग्जाम्पल आपको 95% मिलेंगे, और 5% चांस रहता है कि कोई एग्जाम्पल डायरेक्ट नहीं पढ़ता हमारे नोट्स में से, तो भी आपकी हमारी गारंटी रहती है कि आपको उस बेस से रिलेटेड कोई ना कोई एग्जाम्पल पूछा जाएगा। तो आपको मैं जो जितना भी बोलूं कि ये आप कॉपी में लिख लीजिए तो तुरंत छाप लेना आप, क्योंकि इससे बाहर कोई सिलेबस के अंदर आपके नहीं आने वाला है। तो चलिए अब हम इनको थोड़ा सा सारणी से लामबंद कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए कि प्रेजेंट के और फ्यूचर के चारों भागों को कैसे कैसे किया जाता है। अभी आपने देखा था कि टाइम को 3 भागों में हमने बांटा था, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और हमने कार्य वर्क को 4 भागों में बांटा था, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम इन दोनों को टाइम और वर्क को जोड़ते हैं। देखिए कैसे कि भाई प्रेजेंट है, प्रेजेंट में भी तो कोई काम इंडेफिनेट हो सकता है, कोई भी ऐसा काम हो सकता है जो अनिश्चित हो। अभी प्रेजेंट में भी कोई ऐसा काम हो सकता है जो लगातार चले, कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट में भी कोई ऐसा काम हो सकता है जो पूरा हो चुका है, और प्रेजेंट में भी ऐसा कोई काम हो सकता है जो परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो। तो फिर देखिए जैसे हम कंटिन्यूअस का एग्जांपल लेते हैं कि मैं अब क्लास ले रहा हूं या फिर मैं अब बच्चों को पढ़ा रहा हूं, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं। देखो अब यदि यही हम बात करें इंडेफिनेट की, पास्ट की, तो मैं पढ़ा रहा था, कल मैं इस टाइम पढ़ा रहा था, तो यही इंडेफिनेट किस में हो गया, पास्ट में। यदि कंटिन्यूअस की बात करें, कल मैं इस टाइम पढ़ा रहा था, तो ये कंटिन्यूअस का है, पास्ट कंटिन्यूअस का है, कल पढ़ा रहा था। या फिर मैं ऐसे बात करूं कि मैं कल बच्चों को पढ़ाऊंगा, तो वो किसका हो गया, फिर कंटिन्यूअस किसके अंदर चला जाएगा, फ्यूचर में। तो यदि कोई कार्य इन चारों भागों को समझने के बाद यदि वर्तमान का है तो प्रेजेंट में आ जाएगा, और यदि भूतकाल का है तो पास्ट में आ जाएगा, और यदि भविष्य की बात हो रही है तो फ्यूचर में आ जाएगा। इसका मतलब कार्य के जो चारों भाग होते हैं वो 4 तो प्रेजेंट में होंगे। यही चारों भाग सिर्फ किस पे डिपेंड करेंगे, टाइम के। यदि टाइम भूत का है,
भूतकाल है, पहले का है तो प्रेजेंट टेंस में आ जाएंगे, और यदि काम होगा भविष्य का तो यही टाइम किस में आ जाएंगे, फ्यूचर में। और आपने देखा होगा कि टेंसों को इन्हीं 12 नामों से जाना जाता है कि प्रेजेंट के 4 भाग, पास्ट के 4 भाग और फ्यूचर के 4 भाग। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज और आती है, वो आती है इन टेंसेज के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब डिसाइड कर दिया अगले ने। अब ग्रामर वालों ने क्या किया कि एक फॉर्म डिसाइड कर दी। कैसे? अब मानिए वर्ल्ड कप में जब मैच होता है और जब उसका उद्घाटन समारोह होता है, इनॉग्रेशन होता है, तब क्या करते हैं कि सभी देश के जो प्लेयर हैं वो अपने ड्रेसेस के साथ खड़े रहते हैं। अब जो भी वहां के आयोजनकर्ता या होते हैं उनको ये देखना नहीं पड़ता कि कौन से देश के कौन कौन खिलाड़ी है, यदि उनको मिक्स कर दिया जाए तो तब वो क्या करते हैं कि भाई ऐसे तो कोई पहचाना नहीं जाएगा, वो एक ड्रेस कोड डिसाइड कर देते हैं कि इंडिया के लोग हैं, वो आपने क्रिकेट में देखा होगा इंडिया की ब्लू जर्सी होती है, ऑस्ट्रेलिया की येलो होती है, पाकिस्तान की ग्रीन होती है। तो डिसाइड रहता है कि भाई हाँ ये इस टीम के प्लेयर है, ये इस टीम के प्लेयर है, ये इस टीम के प्लेयर हैं। तो हम वो चीज़ देख के बता सकते हैं कि ये कौन सी टीम के प्लेयर है। तो ऐसे पहचानने में आयोजनकर्ताओं को सबको हमें भी पहचानने में ये इंडिया का प्लेयर है या नहीं है, तो हम ड्रेस देख लेते हैं, बस ड्रेस कोड देखते हैं और पहचान लेते हैं। उसी हिसाब से यदि ड्रेस कोड के हिसाब से बात करें तो हेल्पिंग वर्ब्स को प्रत्येक टेंस के हिसाब से बांट दिया गया कि सबसे पहले बात करें प्रेजेंट के लिए हेल्पिंग वर्ब, तो भाई एक तो बोले डू डज, एक इज आर और एक हैज हैव। इनको एक अलग ड्रेस कोड मान लेते हैं कि भाई ये सिर्फ प्रेजेंट की है। अब आपको कोई भी सेंटेंस है, आपको उस सेंटेंस की हिंदी आती हो या नहीं आती हो, आप सिर्फ यदि उनमें ये हेल्पिंग वर्ब्स है तो आप देखते ही पहचान दोगे प्रेजेंट का है, सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट का है। अब अगले ने क्या किया, पास्ट की अलग डिसाइड कर दी। अब पास्ट के लिए क्या किया, उन्होंने बोल दिया भाई एक तो डिड कर दो, इधर वॉज और वर, और इधर उन्होंने क्या किया, हैज का हेड कर दिया। अब यदि कोई भी ऐसा सेंटेंस है जिसके अंदर इन तीनों में से कोई हेल्पिंग वर्ब है तो आपको कोई मतलब नहीं है उसकी हिंदी क्या होगी, आपको हिंदी ट्रांसलेट आता हो आप सीधा बोल दोगे हाँ सर ये तो पास्ट का है सेंटेंस। अब यदि हम बात करें फ्यूचर की, तो फ्यूचर के लिए उन्होंने क्या किया कि फ्यूचर के लिए भाई विल और शैल डिसाइड कर दिया कि भाई यदि कोई वाक्य है जिसमें विल और शैल दिखाई देगा तो आप बोल दोगे हाँ सर ये फ्यूचर का है, आपको चाहे उसकी हिंदी आए या नहीं आए कोई मतलब नहीं है। तो आपको क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब्स किस चीज को पहचानने में सहायक होती है कि हमें टाइम को बताती है कि ये जो सेंटेंस है किस टाइम या किस समय से संबंधित है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फिर फ्यूचर का है। तो एक हेल्पिंग वर्ब्स होता है वो ड्रेस कोड हम मान सकते हैं। अब यहाँ क्या होगा, विल और शैल के साथ एक बार तो क्या होगा बी आ जाएगा, एक साथ विल और शैल के साथ विल और शैल के साथ हैव आ जाएगा। तो स्पेशली सिर्फ फ्यूचर के अंदर विल शैल याद रखना है आपको। तो ये हो गई इनकी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब की सहायता से हम पहचान सकते हैं कि प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट में से किस सेंटेंस कौन से टेंस का ये सेंटेंस दिया हुआ है। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट से। सबसे पहले जो स्टार्टिंग होगी वो हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट के इंडेफिनिट से, या फिर जिसे प्रेजेंट सिंपल भी हम बोल सकते हैं, इंडेफिनिट को सिंपल भी बोल सकते हैं। अब हम क्रम वाइज है वो पूरे टेंसेस पढ़ेंगे। तो अब अभी तक जो भी हमने लिखा है या फिर जो भी हमने बोर्ड पे लिखा है वो आपको जिसको लिखना है वो लिख भी सकता है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए था कि टेंसेज। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि टेंस को सिर्फ 3 ही भागों में क्यों बांटा गया, क्योंकि समय ही 3 ही प्रकार का होता है, एक तो भूतकाल, एक वर्तमान, एक भविष्यकाल। एक चला गया, एक आज है और कल आएगा। अब बात करेंगे भाई इनके इन भागों को 4 में क्यों बांटा गया। तो आपको पता है कि कोई भी जो कार्य, कोई भी वर्क होता है वो 4 ही टाइप का होता है, इसलिए इनमें बांट दिया गया। और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस भागों को क्यों बांटा गया। और हेल्पिंग वर्ब्स है ये हमें कहाँ सहायता करती है, हेल्पिंग वर्ब्स क्या सहायता करती है कि हेल्पिंग वर्ब्स हमें सहायता करती है कि हम टाइम को पहचान सकते हैं। यदि आपको किसी भी सेंटेंस के अंदर ये हेल्पिंग वर्ब दिखे तो आप बोल दोगे सर प्रेजेंट, ये दिखे बोल दोगे सर पास्ट, और यदि विल शैल दिखे बोल दोगे फ्यूचर। तो हेल्पिंग वर्ब्स को इसलिए बांटा गया कि टाइम्स पहचानने में सहायक हो। अब बात की जाती है वर्क को कैसे पहचाना जाए। फिर भाई कोई भी सेंटेंस है, देखिए इसके लिए मैं एक सेंटेंस लिख लेता हूं कि मैं लिखूंगा ही डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश।
अब आपको नहीं पता कि इस जो सेंटेंस है इसकी हिंदी क्या होगी, आपको नहीं पता, और मैं आपको पूछ लूं इस टेंस के अंदर किस टाइम की बात हो रही है, आप क्या देखोगे? डज नॉट। आप क्या देखोगे? डज। आपको पता चल गया प्रेजेंट की बात हो रही है। आपको नहीं मतलब कि इसकी हिंदी क्या है, क्या होगी, आप पहचान सकते हो। तो हेल्पिंग वर्ब्स हमें समय को पहचानने में या फिर टाइम को पहचानने में मदद करती है। तो फिर वर्क को कैसे पहचाने? और वर्क को पहचानने के लिए होती है मेन वर्ब। मेन वर्ब, चलिए अब उस पे बात करते हैं, पहले मेन वर्ब पे। तो मेन वर्ब है वो हमारे कोई भी सेंटेंस में ये पहचानने में मदद करती है कि जो वर्क किया जा रहा है वो कौन सा है, वो कैसा वर्क है। देखिए जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं गो, तो गो, वेंट, गोन। तो गो की फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म और गोन थर्ड फॉर्म। अब फॉर्म से हम कैसे पहचान सकते हैं? देखो यदि आपको कहीं भी फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे तो 100 and 101% क्या होगा कि वो सेंटेंस कौन सा होगा? इंडेफिनेट। वो काम कैसा होगा? इंडेफिनेट होगा। और यदि आपको फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे रही है और प्लस में आपको क्या दिख जाए? ING, तो वो काम कैसा होगा? कंटिन्यूअस। वो लगातार हो रहा होगा कोई काम। और यदि आपको दिखाई दे जाए थर्ड फॉर्म, तब क्या होगा? हमेशा जो काम है वो परफेक्ट होगा। कैसे? देखिए गोन, गोन, अब गो मिस होता है जाना, वेंट गया, तो गोन क्या हुआ? जा चुका है, मतलब वो काम कर चुका है, काम परफेक्ट पूरी तरह से पूरा हो गया, वो जा चुका है। गोन का खुद का अर्थ होता है जा चुका है, गोन का खुद का अर्थ होता है जा चुका है। तो थर्ड फॉर्म में स्पष्ट कर देती है कि वो काम कौन सा है? परफेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब है वो तो हमें किसी भी सेंटेंस के टाइम को पहचानने में मदद करती है, और जो मेन वर्ब होती है वो होती है जो कोई भी सेंटेंस होता है उसके टाइप को, कि वो इंडेफिनेट है, कंटिन्यूअस है या फिर परफेक्ट है, उसमें मदद करती है। अब हम क्या करेंगे? टेंसेज को एकदम अब हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अब आपने देखा होगा कि टेंसेज, आपने ऐसी ऐसी किताबें देखी हुई जो एकदम पतली पतली किताबें आती है कि 5 से 7 पेज के अंदर टेंस कंप्लीट। और आपने ऐसी भी किताबें देखी हुई होगी जिसमें 500 से 700 पेज आते हैं और फिर भी टेंस अधूरे। मतलब कि इंग्लिश ग्रामर का टेंस एकमात्र ऐसा टॉपिक है जिसकी कोई निश्चितता नहीं है कि कितना बड़ा होगा। कितने भी आप हजारों बुक्स लिख सकते हैं हम टेंस के ऊपर, लेकिन फिर आप बोलोगे कि सर आपने तो अभी बोला था कि आज मैं आपको ऐसा टेंस सिखाऊंगा, आपको कभी किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। तो हाँ, उसके लिए हमें आज जिस चीज पे फोकस करना है वो हमारा सबसे पहला होगा कॉन्सेप्ट। हमें कॉन्सेप्ट सीखना है कि टेंस होते क्या है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमें लिमिटेशंस के अंदर सीखना है, तो लिमिट में भी सीखना है। यदि मैं टेंस स्टार्ट कर दूं तो 1 साल 2 साल पढ़ाते जाओ, टेंस का क्या अंत होने वाला है। लेकिन हमें लिमिट में सीखना है, क्योंकि हमें जितना जल्दी और जितना कॉन्सेप्ट के साथ सिलेबस कंप्लीट करेंगे उतना एग्जाम में फायदा होगा। और एग्जाम में क्या चाहिए हमें? नंबर। किस पे फोकस करना है? नंबर पे। किस पे फोकस करोगे? नंबर पे। तो हमें जो आज टेंस स्टार्ट करवा रहे हैं, सबसे पहले हम प्रेजेंट सिंपल एकदम कॉन्सेप्ट से 0 to हीरो पढ़ेंगे, लेकिन हमें सिर्फ 3 चीजों पे ध्यान रखना: कॉन्सेप्ट, लिमिट, नंबर। अब कॉन्सेप्ट की मैं गारंटी देता हूं आपको 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक, हम यदि हमारे जो जितने भी वीडियोज आएंगे टेंस से संबंधित या ग्रामर से संबंधित, किसी भी बच्चे को 10th से 12th तक को 1% भी प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉमिस ये रहेगा, सभी वीडियोज आप कंप्लीट देखें। और आप भी ये प्रॉमिस करिए कि आज का जो वीडियो आप कंप्लीट देखेंगे और वीडियो के लास्ट में एक कमेंट और एक शेयर जरूर करेंगे। देखिए, अब दूसरा हमें लिमिटेशंस में पढ़ेंगे, हम एकदम डीपली नहीं जाएंगे, हम ऐसे ऐसे एग्जांपल्स लेंगे, आपको 95% तक एग्जाम में मिल जाएंगे एग्जैक्ट एग्जांपल। कहीं दूसरी जगह कोई भी किताब, पासबुक, संजीव पासबुक, एक्सीलेंट वगैरह वगैरह कुछ नहीं पढ़ना आपको। बस हम जो भी नोट्स बनवाएं उनको नोट्स को आप वीडियो के साथ साथ डेली बनवा लें, क्योंकि बर्डन ना हो। फिर आप बोलोगे 2 वीडियो देख लेते हैं उसके बाद नोट्स बने, तो ऐसा काम नहीं करना। डेली जितना पढ़ाया जाए उतना आप नोट्स बना लीजिए
हो सकता है 1-2 दिन किसी कारणवश वीडियो नहीं डाल पाए हम डेली, तो 2 या 3 दिन में हमारी 5-10 वीडियो जो हो जाएंगे इकट्ठे, उनका आप रिवीजन कर लीजिए, उनके नोट्स को रिपीट कर लीजिए, अपने भाई या बहन को बोलिए इसमें से हमें कुछ पूछो, तो वो फायदा मिल जाएगा। लेकिन आपको किसी भी फिर अदर गाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी गारंटी है। यदि आप इंग्लिश ग्रामर जितनी बोर्ड पे करवाई जाती है उतनी कर लोगे तो। चलिए, तो दूसरा हमें फोकस करना है नंबर पर भी, कि भाई हम क्या करें, कॉन्सेप्ट सीख लें। एग्जाम्पल कहीं से बुक में से ले आऊं, मैं खुद पढ़ा दूं, उनका कोई मतलब नहीं रहता। फिर लिमिट भी कर लें, चलो ठीक है, एक टेंस लिमिट में अपने पढ़ लिया, हमें आने लग गया, लेकिन नंबर नहीं आएगा एग्जाम में, तो क्या फायदा। तो हमारा सबसे जो बड़ा है फोकस रहने वाला है कॉन्सेप्ट, लिमिट, नंबर। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा टेंस क्या होते हैं, टेंस के 3 भाग ही क्यों हुए, और टेंस में जो काम होते हैं, टेंस के जो पार्ट होते हैं उनको 4 भागों में क्यों बांटा, और हेल्पिंग वर्ब्स क्या काम आती है, मेन वर्ब्स क्या काम आती है, ये आप सब अभी तक जान चुके हो। तो अब मैं आपका सबसे इंपॉर्टेंट कंसंट्रेट चाहता हूं इस वीडियो के ऊपर, टेंस के ऊपर और इंग्लिश ग्रामर के ऊपर, कि आप आज के बाद प्रण ले लीजिए कि जब तक इंग्लिश ग्रामर पूरी नहीं होगी तब तक डेली इंग्लिश से संबंधित वीडियोस के बाद कुछ ना कुछ 1 या 1.5 घंटे आप घर पे प्रैक्टिस करोगे, ताकि सबसे बड़ा जो हमारा फोकस है नंबर्स पर, उनको हम अचीव कर पाएं। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टेंस, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हिंदी में बोलते हैं साधारण वर्तमान काल। तो अब हम जो भी टेंस पढ़ेंगे उसमें हमारे 4 स्टेज रहने वाले हैं। हमारा पहला जो टॉपिक रहेगा, कोई भी टेंस हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंदी पहचान। सबसे पहले हमें पढ़नी है उसकी हिंदी पहचान। फिर हम बात करेंगे उसके वाक्यों के बारे में, अफर्मेटिव के बारे में, नेगेटिव के बारे में, इंटेरोगेटिव के बारे में और इंटेरोगेटिव नेगेटिव के बारे में। और जो टेंस होगा उसके हम फिर पढ़ेंगे उसके एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे एडवर्ब्स, एडवर्ब पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ने वाले यूज, की इस जो भी टेंस होगा उसका यूज कहाँ कहाँ होगा। तो यही हमारे 4 से 5 स्टेज रहने वाले हैं प्रत्येक टेंस के अंदर। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उसकी हिंदी वाक्यों की पहचान। अब अंग्रेजी वाक्यों की पहचान तो कैसे होगी, आपको अंग्रेजी वाक्य दे दिया जाए और आपको पूछ लिया जाए बताओ ये सेंटेंस किस टेंस से संबंधित है या कौन से टेंस का है, तो आपको क्या पहचानना है, हेल्पिंग वर्ब। अभी हमने देखा था प्रेजेंट में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स आती है, डू, डज, इज, आर, एम और हैज और हैव, तो आप पहचान सकते हो। फिर प्रेजेंट का कौन सा भाग है उसके लिए हम जैसे जैसे पढ़ेंगे तो हेल्पिंग वर्ब्स आप समझते जाना, और प्रत्येक वीडियो के अंदर टेंस मिलेंगे आपको, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अब रहती है हिंदी पहचान, आपको हिंदी का कोई वाक्य लिख के दे दे और पूछ ले अब बताओ ये जो सेंटेंस है वो किस टेंस से संबंधित है, तो उसके लिए जरूरत होती है हिंदी पहचान की। तो हम प्रत्येक टेंस के अंदर हिंदी की पहचान लिखेंगे, और जो सामान्य पहचान होती है जो आज तक आपने पढ़ी है उनके अलावा भी मैं आपको प्रत्येक टेंस में लगभग 90% टेंसेज में अलग एक पहचान बताऊंगा कि जो आपने आज तक नहीं पढ़ी हो, इसमें भी मिलेगी एक। देखो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी पहचान की। तो हिंदी पहचान प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या होती है कि आपको वाक्य देखना है, वाक्य में क्रिया क्या होती है, वर्ब। क्रिया प्लस मतलब क्रिया के साथ क्या मिल सकता है, ता है, ती है, ते हैं। ता हूं, ती हूं, ते हो, तो हो। ये यदि सभी वाक्य क्रिया के लास्ट में लगे हुए मिलेंगे, ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ते हो, तो हो, और यदि आपको पहचानना पड़े तो वो जो वाक्य होगा, वो जो सेंटेंस होगा वो किस टेंस से संबंधित होगा, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। जैसे मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूं, तो यहां क्रिया क्या हुई, करना क्रिया है, ता हूं आ गया, तो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल। मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखता हूं, क्रिया क्या है मेरी, लिखना, वर्ब क्या है, लिखना, तो क्रिया प्लस ये शब्द आने चाहिए। हम प्रतिदिन पढ़ते हैं, तो हमारा काम क्या है, क्रिया क्या है, पढ़ना, क्रिया हमारी है पढ़ना, लेकिन प्रतिदिन पढ़ते हैं, ते है आ गया, सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल। मोनिका डेली स्कूल जाती है, तो ती है आ गया। मैं डेली खेलता हूं या फिर मैं प्रतिदिन खेलता हूं, ता हूं आ गया। ती हूं का भी आप ले सकते हो, तो हो,
ते हो और तो हो, ये यदि किसी भी वाक्य में क्रिया के लास्ट में मिले, अंत में लगे हुए मिले, जैसे इसमें देखिए ता है, ता हूं, ते है, ये मिल रहा है, तो ये जो सेंटेंस है वो किससे होंगे? प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनेट का होगा। तो हिंदी पहचान होगी इस टेंस की। अब देखिए एक और हिंदी पहचान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप आज तक आपने नहीं पढ़ी होगी। आज तक किताबों में या फिर स्कूलों में आपने यही पढ़ा होगा कि जब वाक्य के लास्ट में ये वर्ड मिलते हैं, ता है, ती है, ते है, ता हूं, तो क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो एक तो आपने ये दोनों ध्यान रखने हैं, हो सकता है आपने यहां तक पढ़ा हो, लेकिन एक तो आपको रखना है ते हो और तो हो, ये शब्द भी यदि क्रिया के लास्ट में मिल जाए तब भी हमेशा टेंस है वो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होगा। अब बात करते हैं इसके एक और, जब वाक्य में संज्ञा प्लस विशेषण ता है, ती है, ते है, ता हूं, ये सब ना हो तो भी वो वाक्य प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो सकता है। जी हाँ, यदि ये सभी हिंदी जो वर्ड दिए हैं हमने, हिंदी के जो शब्द दिए हैं, ये क्रिया के लास्ट में ना हो तो भी वो वाक्य प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट का हो सकता है। उसके लिए एक अलग पहचान है, ये इंपॉर्टेंट थी। मैंने बोला था आपको प्रत्येक टेंस में एक ऐसी पहचान दूंगा जो आपने आज तक नहीं पढ़ी होगी। देखो, वाक्य में संज्ञा प्लस विशेषण, संज्ञा और विशेषण, या तो संज्ञा के साथ या विशेषण के साथ यदि है और हूं मिल जाए ना, तो भी वो सेंटेंस कौन से टेंस का होगा? प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही होगा। तो ये भी आप याद रखना। कैसे? अब बताओ कि मैं विद्यार्थी हूं, मैं विद्यार्थी हूं, बताओ क्रिया कर रहा हूं मैं, कोई क्रिया नहीं कर रहा, तो क्रिया तो इसमें आ रही। आप बोलोगे सर हमें तो ये पढ़ाया गया है कि ता है, ती है, ते है, ता हूं, ये आता है, तब वो वाक्य होता है वो प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। मैं विद्यार्थी हूं, मैं खिलाड़ी हूं, मैं अध्यापक हूं, टेंस बताइए। तो टेंस तो प्रेजेंट सिंपल ही होगा, क्योंकि संज्ञा विद्यार्थी एक क्या है? नाउन, संज्ञा है, और जब संज्ञा के साथ में क्या क्या आ जाता है? हूं आ गया, तो सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी हूं, या फिर मैं बहुत अच्छा हूं, या मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी हूं, तब भी देखिए, तब आपको यह भी और याद रखना है कि वाक्य में जब संज्ञा और विशेषण के साथ भी यदि है या हूं आ जाता है, तब भी सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही होगा। चलिए, पहचान समझ में आ गई होगी, हिंदी पहचान। अब हम बात कर लेते हैं वाक्यों की। तो सबसे पहले वाक्य आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य। क्या बोलते हैं? साधारण वाक्य। तो प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट का साधारण वाक्य, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? सब्जेक्ट, मैन वर्ब, मैन वर्ब मतलब कि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट लगाया हुआ है, मतलब मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। अभी अभी मैंने बताया था ना कि वर्ब्स की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कौन से टेंस में कौन सी काम आती है, वो सब चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है, और इंग्लिश ग्रामर है वो एकदम इजी है। तो आपको करना क्या है? देखिए, तो स्ट्रक्चर क्या होगी अफर्मेटिव सेंटेंस की? सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या तो ये आएगा, या फिर क्या आ सकता है इसमें? मैन वर्ब के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। तो प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, वो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब, या मैन वर्ब के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब यदि आपने ध्यान दिया हो तो मैंने 3 चीज बोल दी। सब्जेक्ट तो एक ही लिया, ऑब्जेक्ट तो चलिए एक ही लिया, लेकिन मैंने यहां जो वर्ड बोला है ये 3 चीजें पे काम कर रहा है कि या तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम आएगी, या फिर मैन वर्ब के साथ एस या ईएस काम आएगा। तो एस, अब ऐसे तो है नहीं कि मैन वर्ब के साथ एस भी आ जाए, ईएस भी आ जाए, या तो मैन वर्ब के साथ एस आएगा या फिर मैन वर्ब के साथ ईएस आएगा। यदि ये दोनों नहीं आएंगे तो सीधी मैन वर्ब आएगी, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो
तो 3 चीज दिखाई दे रही है। अब सवाल उठता है कि सर ये बताओ ये तीनों में से कौन कौन कब कब आएगा। कोई भी सेंटेंस होता है उसके अंदर या तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, या मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ मिलेगा, और या फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस लगा हुआ मिलेगा। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट यही पढ़ना है, और लगभग 95% या 90% तक बोर्ड एग्जाम के अंदर एक सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनेट से आता है टेंस का, जिसमें आपको वर्ब पूछी जाती है कि कौन सी वर्ब उसमें आएगी, और वर्ब किस से डिसाइड होगी कि भाई या तो, अब वर्ब की बात करें तो वर्ब इसमें 3 आती है, या तो मैन वर्ब आएगी सीधी, या सिर्फ एस लगेगा, और या सिर्फ मैन वर्ब के साथ ईएस लगेगा। तो अब हम एक नोट लिखते हैं, और नोट के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाता हूं कि कब तो सिर्फ मैन वर्ब आएगी, या फिर मैन वर्ब के साथ एस आएगा, या फिर ईएस आएगा, और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट तो अपनी जगह आना ही है। चलिए अब हम लिखते हैं नोट, जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनेट के लिए, क्योंकि एग्जाम में 95% एक सेंटेंस इसी से पूछा जाता है, इसी टेंस का। चलिए लिखते हैं अब हम इसके नोट। अब देखिए, अब हमने ये पढ़ा कि भाई प्रेजेंट सिंपल है या प्रेजेंट इंडेफिनेट है, उसके अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आएगा। तो अब देखिए नोट क्या है कि इस टेंस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, मतलब कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। लेकिन सेकंड रूल क्या बोलता है, यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग होगा। आप यहाँ अब पहले वाली स्ट्रक्चर दोबारा देखिए, सब्जेक्ट प्लस हमने क्या लिखा था, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, ये थी वर्ब वाला स्ट्रक्चर। अब देखिए, तो इसमें साफ साफ बोल रखा है कि इस टेंस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, कि इस टेंस में फॉर्म कौन सी आएगी, फर्स्ट फॉर्म। हो गया काम। अब भाई फर्स्ट फॉर्म साथ एस या ईएस कब आता है, यदि सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन हो, यदि इस सब्जेक्ट, इस जो सेंटेंस है इसका सब्जेक्ट कौन हो, कर्ता, थर्ड पर्सन हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग होगा, कि यदि जो सब्जेक्ट है वो कौन सा पर्सन हो जाए, थर्ड पर्सन, तब भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आएगा। अब सबसे बड़ा सवाल है कि थर्ड पर्सन क्या होता है। तो थर्ड पर्सन, अब देखिए पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, आई और वी है, इन दोनों को हमेशा फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, और यू है अकेला, ये सेकंड पर्सन होता है, और उसके बाद बचे हुए होते हैं वो क्या होते हैं, थर्ड पर्सन, जैसे ही, सी, इट, दे, नेम। यहां सबसे इंपॉर्टेंट है वो या तो ही, सी, इट, दे, और या फिर नेम, किसी का भी नाम यदि थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन क्या होता है, यदि सीधा सा देखें तो थर्ड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है कि कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, उसमें उसका कोई काम नहीं है, लेकिन उसकी बात की जा रही है तीसरे आदमी की बात। जैसे देखिए, मैं कोई वाक्य बोल रहा हूं, ठीक है, मोहन हूं मैं, माना मैं मोहन हूं और मैं राम को कोई वाक्य बोल रहा हूं, मैं मोहन राम को बोल रहा हूं कि श्याम बहुत अच्छा लड़का है। ध्यान देना दोबारा से कि भाई मैं मोहन, जैसे माना कि मैं मोहन, मेरा नाम मोहन है माना, और मैं राम को बोल रहा हूं कि भाई श्याम, तो श्याम क्या है, थर्ड पर्सन। एक्चुअल में थर्ड पर्सन वो होता है, लेकिन यदि सब्जेक्ट में किसी का नाम ऊपर आ जाए, यदि नाम आता है तो वो क्या होगा, थर्ड पर्सन। और यदि सब्जेक्ट की जगह थर्ड पर्सन आएगा तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, तो फर्स्ट फॉर्म साथ एस या ईएस आएगा। तो समझ में आ गया कि फर्स्ट फॉर्म तो कब आती है और फर्स्ट फॉर्म साथ एस या ईएस कब आता है। यदि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन है, सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन है, तब तो आएगा फर्स्ट फॉर्म। और यदि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन नहीं होके सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन, तब फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, फर्स्ट फॉर्म के साथ या तो एस आएगा और या ईएस। अब सवाल उठता है कि भाई इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि एस कब आता है और ईएस कब आता है। उसके लिए देखिए तीसरा नोट लिखा है हमने कि यदि वर्ब के अंत में, अब सब्जेक्ट आ गया थर्ड पर्सन, तो हमें पता चल गया कि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, तो या तो एस लगेगा या फिर क्या लगेगा, ईएस लगेगा। हो गया।
अब डिपेंड करता है कि भाई एस या ईएस कैसे लगेगा, उसके लिए हमें क्या करना है, वर्ब को देखना है कि यदि वर्ब के अंत में, यदि जो वर्ब मतलब कि जो भी क्रिया उसके अंदर हो रही है उसके अंत में ओ, एक्स, एस एच, सी एच, एस एस, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखे हैं मैंने, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, एक दो और भी होते हैं, लेकिन ये जो है आपकी क्लास के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वही लिखा है मैंने कि यदि वर्ब के अंत में ओ, एक्स, एस एच, सी एच और एस एस हो तब तो क्या आएगा, ई एस, अन्यथा सब के साथ आएगा एस। दोबारा समझिए कि आपको पता चल गया कि सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है वो भी पता चल गया, ही, सी, इट, दे या फिर किसी का नाम। यदि वाक्य में सब्जेक्ट की जगह ही है, सी है, इट है, दे है, नेम है, मतलब कि किसी थर्ड पर्सन का नाम लिया है, तब हमें पता रहता है कि एस या ई एस आएगा। अब हमें पहचानना है कि एस कब आएगा, ई एस कब आएगा, तो उसके लिए हमें ये वर्ड्स याद रखने हैं कि यदि वर्ब के अंत में ओ, एक्स, एस एच, सी एच और एस एस, यदि ये वर्ड्स वर्ब के अंत में मिलते हैं तब तो आएगा ई एस, अन्यथा सभी वर्ब्स के साथ आएगा एस। तो मेरे हिसाब से ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनेट का, इसमें से सेंटेंस पूछा जा सकता है। और सबसे बेसिक, आपको यदि कोई अटकाने की कोशिश करता है प्रेजेंट सिंपल में तो सबसे पहले यही क्वेश्चन अगला करेगा। तो आई होप आपको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आती है और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस कब आता है, और ई एस या ई एस आएगा तो एस कब आएगा और ई एस कब आएगा। चलिए ये चीज अब क्लियर हो चुकी है, तो हमारा प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस पूरा हो गया। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल में नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव मतलब कि नकारात्मक वाक्य। अब देखिए नेगेटिव वाक्यों से पहले एक नोट मैंने और लिखा है। नोट क्या है कि यदि वर्ब स्थिति मतलब स्टेट को बता रही है, देखिए टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनेट की ही मैं बात कर रहा हूं, लेकिन उसकी जो वर्ब है, उसकी जो मेन वर्ब है वो किसको दिखाती हो, स्टेट, स्थिति को दिखाती हो। तो इस टेंस में भी इज, एम, आर, इस टेंस के अंदर भी, बल्कि हमने पिछला नोट लिखा है कि इस टेंस के अंदर या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आएगा, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि फर्स्ट फॉर्म के अलावा भी इसमें इज, एम, आर भी आ सकता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और यदि वर्ब स्वामित्व है और यदि आपकी जो सेंटेंस में वर्ब आई है वो स्वामित्व की बात करती है तो हैज या हैव का भी प्रयोग होता है। ये अपवाद स्वरूप है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने बोला था कॉन्सेप्ट, आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया जाएगा कि क्या 1% भी चांसेज है जब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आए, हेल्पिंग वर्ब और आ जाए। जी हाँ, इसके साथ और भी हेल्पिंग वर्ब आ सकती है। कब, जब एक तो वर्ब किसको बताती हो, स्टेट को, और एक वर्ब किसको बताती हो, स्वामित्व को। तो यदि स्टेट को बताती है तब तो हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, एम, आर, और यदि वर्ब स्वामित्व की बात कर रही है तो आएगी हैज और हैव। अब चलिए एग्जांपल ले लेते हैं एक एक। राम के माता पिता अच्छे हैं, तो राम्स पेरेंट्स आर गुड, ये देखिए आर, ये है कंटिन्यूस का लेकिन प्रेजेंट सिंपल में आ रहा है क्योंकि वर्ब है जो किसको बता रही है, स्थिति को। देखिए दादी श्याम से प्रेम करती है, तो ग्रैनी हैज लव फॉर श्याम, ये स्वामित्व हो गया ना दादी का श्याम पर, ग्रैनी हैज लव फॉर श्याम, तो हैज आया इसमें। तो प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर दो ऐसी भी स्थितियां हो सकती है जिसमें इज, एम, आर और हैज, हैव आ सकता है। अब हम चलिए बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव सेंटेंस की, मतलब कि नकारात्मक वाक्य। देखो नेगेटिव सेंटेंस यानी कि हिंदी उसकी होती है नकारात्मक वाक्य। अब बात करते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है संरचना, कि भाई होगा कैसा। तो नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब डू और डज। हेल्पिंग वर्ब के रूप में आती है डू और डज। आपने देखा था प्रेजेंट सिंपल के अंदर जो अभी हमने अफर्मेटिव सेंटेंस किया था उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं थी। प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब आती है, ये भी आप याद रखना।
तो नेगेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू और डज। इनके साथ क्या आएगा, नोट, क्योंकि डू और डज हमेशा कब आएगी, नेगेटिव में, और नेगेटिव में नोट तो आना ही आना। तो नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस से ऑब्जेक्ट। तो इसमें याद क्या क्या रखना था, एक तो ये रखना था कि नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर याद रखनी है, सब्जेक्ट प्लस डू डज, नोट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस से ऑब्जेक्ट। अब बात आती है कि डू कब आएगा, डज कब आएगा। तो डज कब आएगा, जब सब्जेक्ट एक वचन हो, जब वाक्य का सब्जेक्ट क्या हो, एक वचन, मतलब कि सिंगुलर, सिंगुलर हो, और थर्ड पर्सन हो। थर्ड पर्सन हमें पता है क्या होता है, ही, सी, इट, दे और किसी का भी नाम। तो यदि सब्जेक्ट एक वचन है और थर्ड पर्सन है तब तो आ जाएगा डज। और यदि जब सब्जेक्ट बहुवचन, प्लूरल, बहुवचन क्या होता है, प्लूरल, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तब क्या आएगा, फर्स्ट पर्सन तथा सेकंड पर्सन, सॉरी फर्स्ट पर्सन बहुवचन और फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन हो तब क्या आएगा, डू। और एक आप इसमें और लिख लेना कि आई के साथ भी हमेशा डू आता है। और यहां पता ही चल गया कि फर्स्ट पर्सन मैंने बोल दिया तो आई लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन में आता है, आई और वी। तो डू कब आएगा, जब सब्जेक्ट बहुवचन और फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन हो सब्जेक्ट की जगह, तब तो आएगा डू। और यदि एक वचन मतलब सिंगुलर या फिर थर्ड पर्सन हो तब क्या आएगा, डज। अब पता चल गया कि डू डज आते हैं, लेकिन डू कब आएगा, डज कब आएगा, ये भी पता चल गया। और अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है कि प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव के अंदर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। अब जो भी ग्रामर पार्ट के अंदर मैं नोट लगाता हूं, आप छोटा मत लगाइए, हमेशा 2000 का लगाइए सीधा। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट इन्हीं में से चीजें आपकी आ सकती है। आपके हो सकता है कोई करेक्शन आ जाए, सीबीएसई के अंदर जिस हिसाब से करेक्शन आते हैं, यहाँ आपको ऐसे सेंटेंस देके और पूछ लेंगे कि भाई डू कब आएगा, डज कब आएगा। लेकिन हमें इंपॉर्टेंट यही याद रखना है कि प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव के अंदर हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। इसलिए मैंने इसको नोट लगा के भी लिख दिया है। और नोट जो भी लगाओ आप छोटा मोटा मत लगाया करो, 2000 का लगाया करो, ठीक है। तो हो गया नेगेटिव। अब बात करते हैं इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। अब हम पढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब कि प्रश्नवाचक वाक्य। देखो तो प्रश्नवाचक वाक्य स्ट्रक्चर उनकी क्या होती है, डू डज। अब जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, कोई भी टेंस होता है उसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनेगा तो उसकी हमेशा सबसे पहले उसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। उसके क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब उसकी सबसे पहले आएगी। तो डू डज इसकी हेल्पिंग वर्ब थी। प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू डज। हेल्पिंग वर्ब डू डज होती है। तो प्रेजेंट सिंपल का यदि हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, डू डज। डू डज, फिर सब्जेक्ट और वर्ब की यदि डू डज आ गए तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म और प्लस से ऑब्जेक्ट। और एक इंटेरोगेटिव की सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है ये चिन्ह। इस चिन्ह को हिंदी में तो बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। और इंग्लिश में बोल सकते हैं मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर। और एक सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए, डू और डज। क्या तुम प्रतिदिन स्कूल जाते हो, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है, तो सेंटेंस कौन सा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या तुम पढ़ाई करते हो, ते है मतलब प्रेजेंट सिंपल, प्रश्नवाचक चिन्ह मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब आता है कि इंटेरोगेटिव के अंदर नेगेटिव। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव मतलब कि नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। क्या तुम प्रतिदिन स्कूल नहीं जाते, क्या तुम पढ़ाई नहीं करते। तो इंटेरोगेटिव के अंदर भी नेगेटिव हो सकता है। तो इंटेरोगेटिव के अंदर नेगेटिव होगा तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होगी, डू डज, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको ये नोट है ना, इसके लिए मैं एक बात बताता हूं कि हमेशा नोट है ना, नोट आप नोट लगा के नोट को याद रखो, स्टार भी लगा लेना कि नोट वाक्य में हमेशा मेन वर्ब के पहले आता है, मेन वर्ब के पहले आता है। आपने अभी अभी
पहले इसका जो नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा था वो क्या था, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये था नेगेटिव सेंटेंस। अब हमें क्या करना था, इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव क्या कहता है, हेल्पिंग वर्ब होती है उनको पहले ले आओ, तो ले आए डू डज, और सब्जेक्ट आपकी जगह रह गया। अब नोट था नहीं क्योंकि नेगेटिव वाक्य है नहीं, ये नेगेटिव है, इसमें देखिए नोट अपनी जगह रहेगा क्योंकि नोट कहाँ है, वर्ब के पहले, और यहाँ भी नोट कहाँ है, वर्ब के पहले। तो याद रखना हमेशा नेगेटिव किसी का भी हो, चाहे नोट हमेशा मेन वर्ब के पहले आता है, चाहे इंटेरोगेटिव सेंटेंस ले लेना और चाहे नेगेटिव सेंटेंस लेना। ये अब तो प्रॉब्लम नहीं कर रहा, अब तो आपको यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हम आगे पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, जिसमें हैज बीन, हैव बीन, बीन वर्ड और एक आ जाएगा, तब प्रॉब्लम करेगा कि अब नोट को हटाएं या नहीं हटाएं, इंटेरोगेटिव कैसे बनाएं। तब मैं आपको पूछूंगा, याद होना चाहिए कि नोट वाक्य में हमेशा मेन वर्ब के पहले आता है, बाकी किसी को कहाँ ले जाना है आपको नहीं पता, नोट को मत लाओ, मेन वर्ब के पहले हमेशा नोट रखो यदि सेंटेंस सही करना है तो ये तो थे प्रेजेंट सिंपल के वाक्य। अफर्मेटिव पढ़ लिए, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल की एडवर्ब्स की। प्रेजेंट सिंपल के अंदर कौन कौन सी एडवर्ब्स होती है। अब इन एडवर्ब्स का फायदा ये होता है कि ये सेंटेंस में जब भी होती है तो सीधा इनको सिर्फ पहचानना होता है, और यदि ये एडवर्ब्स, ये दी गई एडवर्ब्स जिस भी सेंटेंस में होगी, हम उसे देखते ही पहचान लेंगे कि कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो देखिए एडवर्ब्स, एडवर्ब्स है ऑलवेज, पहली एडवर्ब है ऑलवे, ऑलवेज मतलब कि हमेशा। दूसरी है डेली, प्रतिदिन। तीसरी है नेवर, नेवर कभी नहीं। यूजुअली, जनरली, फ्रिक्वेंटली, ऑफन, समटाइम्स, मैनी टाइम्स, सेल्डम, रेयरली, ओकेजनली, रेगुलरली, सेवरल टाइम्स, एवरी प्लस टाइम्स। एवरी प्लस टाइम का मंत्र है एवरी प्लस वीक हो सकता है, एवरी प्लस मंथ हो सकता है, एवरी प्लस डे हो सकता है, एवरी प्लस ईयर हो सकता है। तो एवरी प्लस टाइम, टाइम मतलब वीक, मंथ, डे, ईयर कुछ भी हो सकता है। तो ये एडवर्ब, दी गई एडवर्ब्स यदि किसी सेंटेंस में होती है तो वो सेंटेंस या तो किसका होगा, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही होगा। अब देखिए फॉर एग्जांपल, अब एग्जाम में आपके इस हिसाब से आएगा टेंस, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है इस हिसाब से आती है कि ही, ऑलवेज, यहाँ ब्रैकेट में आपको भरना है, और वर्ब कौन सी है, कम, और हेयर एट नाइट। अब देखिए ये वर्ड देखिए, अब यदि आपको ये एडवर्ब्स याद है, ये सभी एडवर्ब याद है और आपको याद आ जाए ऑलवेज किस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल में होता है, तो आपको पता चल गया ऑलवेज देखते ही कि इस टेंस के अंदर कौन सा इस सेंटेंस के अंदर कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। अब आप देखोगे कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या तो आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको वर्ब याद होगी इसकी स्ट्रक्चर में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। अब यहाँ है ही, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो कब आती है, हमेशा आती है। और एक और था कि एस या ईएस कब आता है, जब एक वचन हो, थर्ड पर्सन, याद होगा, थर्ड पर्सन होने पर सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन है तो यहाँ क्या आएगा, एस या ईएस। तो ही एक थर्ड पर्सन है, तो अब कम के साथ एस लगाऊं या ईएस, उसके लिए हमने पढ़ा था कि यदि भाई ओ, एक्स, एस एच, सी एच, एस एस, वर्ब के अंत में यदि ये शब्द होते हैं तब तो आता है ई एस और बाकी आता है एस। तो कम के तो अंत में ई है, इनमें से कुछ है नहीं, इसका मतलब क्या लग जाएगा, एस। तो सेंटेंस क्या हुआ, ही ऑलवेज कम्स हेयर एट नाइट। दूसरा देखते हैं, माई फादर ऑफन, ब्रैकेट वर्ब है गो टू टेम्पल। देखो तो ये वर्ड मिल गया ऑफन, देखिए इसमें है ये रही ऑफन, प्राय, तो किसकी एडवर्ब है, प्रेजेंट सिंपल की। तो हमें पता चल गया इस वाक्य के अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा, प्रेजेंट सिंपल, माई फादर ऑफन गो टू होप टेम्पल। अब हमें पता है कि सब्जेक्ट क्या है, माई फादर, तो माई फादर थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा,
एस या ई एस, तो देखिए वर्ब क्या है, गो। यदि वर्ब के लास्ट अंत में क्या हो, ओ एक्स एस एच, तो कब क्या आता है, ई एस। और गो के लास्ट में ओ आ रहा है, अब यदि गो के लास्ट में ओ आ गया तो यहाँ इसके क्या लग जाएगा, ई एस। तो माई फादर गोज टू टेम्पल, या फिर माई फादर ऑफन गोज टू टेम्पल, मेरे पिताजी प्राय मंदिर जाते हैं। तो ये तो थी प्रेजेंट सिंपल की एडवर्ब्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको एडवर्ब्स एकदम से याद रखनी है, क्योंकि एक आपके यदि एग्जाम में 8 वाक्य आएंगे तो 5 तो हमेशा एडवर्ब से संबंधित ही आएंगे। तो सभी टेंस की, जितनी भी टेंस की हम एडवर्ब लिखते हैं वो आपको एकदम कंठस्थ पढ़ लेनी है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम प्रेजेंट सिंपल के यूज। अब हम बात करते हैं इसके यूज नंबर 1 की। यूज नंबर 1 क्या है, टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट्स, मैथमेटिक फैक्ट्स, जियोग्राफिकल फैक्ट्स। कि यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब कि सार्वभौमिक सत्य, साइंटिफिक फैक्ट्स मतलब कि वैज्ञानिक तथ्य, मैथमेटिकली फैक्ट मतलब कि गणितीय तथ्य, और भौगोलिक फैक्ट मतलब कि जियोग्राफिक तथ्य। इनको व्यक्त करने के लिए हमेशा किस टेंस का प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। हमेशा इनमें से कोई भी वाक्य हो तो कैसे, देखो, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में उदय होता है। तो सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में उदय होता है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये एक सार्वभौमिक सत्य है। आप कहीं चले जाइए, यूरोप चले जाइए, एशिया के किसी महाद्वीप पे चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, कहीं चले जाइए, हमें हमेशा सूर्य है वो कहाँ उदय होगा, ईस्ट में। तो सेंटेंस क्या होता है, सन राइजेज इन द ईस्ट, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसको व्यक्त करने के लिए हमेशा किस टेंस का प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट सिंपल का। अगला इसका रूल है साइंटिफिक तथ्य, कि साइंटिफिक कोई भी बात होता है उसको व्यक्त करने के लिए भी हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट सिंपल का। कैसे, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। तो पानी हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलेगा, चाहे आप भारत में उबाल लीजिए, चाहे अमेरिका में उबाल लीजिए, कहीं भी उबाल लीजिए, पानी हमेशा कितना डिग्री पे उबलेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलेगा। तो क्या हुआ, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, इसलिए साइंटिफिक फैक्ट को व्यक्त करने के लिए भी हमेशा इसी टेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला है मैथमेटिकली फैक्ट्स, कि 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं। हमें पता है 2 और 2 4 होते हैं, रीजन मैथमेटिकली फैक्ट है। ये भी मैथ्स ये नहीं मानती कि 2 और 2 4 होते हैं, तो हम क्यों बोलते 4 ही होते हैं। तो मैथमेटिकली फैक्ट्स को व्यक्त करने के लिए भी प्रेजेंट सिंपल का ही प्रयोग किया जाता है। अगला है भूगोलिक तथ्य, मतलब कि जियोग्राफिकल फैक्ट। तो द अर्थ मूव्स अराउंड सन, कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसको भूगोल मानता है, इसे भूगोल मानता है, ये एक भौगोलिक घटना है। तो सब जगह यही माना जाता है कि अर्थ है मूव अराउंड द सन। तो भौगोलिक तथ्यों को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट सिंपल का ही प्रयोग किया जाता है। अगला इसका रूल है, अब आपको क्या करना है, ये यूजेज हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो इन सबको आपको एकदम अंगुलियों पे अच्छी तरह से समझ लेना है। मेरे हिसाब से रटना इसमें कुछ नहीं है, इतना याद रखो, यूनिवर्सल ट्रूथ, जियोग्राफिकल ट्रूथ, मैथमेटिकली फैक्ट और ये साइंटिफिक फैक्ट, इन सभी को व्यक्त करने के लिए हमेशा प्रेजेंट सिंपल का यूज होता है। रूल नंबर फर्स्ट हो गया। सेकंड नंबर रूल क्या है, टू एक्सप्रेस डेली रूटीन एक्शन। टू एक्सप्रेस डेली रूटीन एक्शन मतलब कि प्रतिदिन दिनचर्या वाले कार्यों को व्यक्त करने के लिए, हम सुबह से शाम तक जो काम डेली करते हैं, प्रतिदिन जो काम किया जाता है, डेली रूटीन एक्शन होता है, उसको व्यक्त करने के लिए भी हमेशा किस टेंस का प्रयोग होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। मेरे हिसाब से इन रूल्स को आपको रटने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, एक दो बार आप याद कर लिए, ऊपर वाला तो याद हो गया होगा। टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ है, साइंटिफिक ट्रूथ है, या साइंटिफिक फैक्ट मान लीजिए, जियोग्राफिकल फैक्ट मान लीजिए और मैथमेटिकली फैक्ट मान लीजिए, इसके लिए हमेशा प्रेजेंट सिंपल का होता है। अगला क्या है, टू एक्सप्रेस डेली रूटीन एक्शन, कि प्रतिदिन दिनचर्या वाले कार्यों व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट सिंपल का ही प्रयोग होता है। तो इस तरह से हम इनको याद कर सकते हैं। देखिए जैसे रवि गोज टू बेड एट 10 PM, कि रवि है वो हमें प्रतिदिन 10 बजे रात 10 बजे अपने बिस्तर पर जाता है या फिर सोने के लिए जाता है, तो इसका डेली का काम है, तो डेली रूटीन एक्शन है, इसलिए क्या आ गया, गोज। अगला देखिए, ही टेक्स टी विदाउट शुगर, कि वह बिना चीनी की चाय पीता है, बिना मीठे की चाय पीता है, शुगर चीनी होती है, बिना चीनी की चाय पीता है, तो उसकी आदत है। या फिर हम बोल सकते हैं ही टेक्स टी अर्ली इन द मॉर्निंग, वह डेली प्रातः चाय पीता है, तो उसका रूटीन एक्शन है। मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ, मैं प्रतिदिन सुबह 5 बजे स्नान करता हूँ,
ये जो वाक्य हैं, जो डेली रूटीन एक्शन, जो काम हम प्रतिदिन करते हैं, उसको व्यक्त करने के लिए हमेशा प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग किया जाता है। अगला रूल, अब हम बात करते हैं अगले रूल की। अगला रूल क्या है कि टू एक्सप्रेस प्रोवर्ब्स, मोरल्स एंड क्विटेशंस, नैतिक शिक्षाएं व कहावतें व्यक्त करने के लिए, कि जो नैतिक शिक्षाएं, जो कहावतें होती हैं, उनको व्यक्त करने के लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही प्रयोग किया जाता है। कैसे, देखिए, एन इम्पट्टी वेजल, इम्पट्टी मीन्स होता है खली, वेजल मीन्स बर्तन, मैक्स मोर साउंड, कि एक खाली जो बर्तन होता है वो ज़्यादा शोर करता है बजाय किसके, भरे हुए बजाय की बजाय। अब आपने देखा होगा कि जब आप किसी चीज़ में पानी भर देते हो तो जब वो पानी की भी यदि हमें छलकने की बात करें, वो हिंदी में कहावत भी है, अलकत गगरी छलकत जाए, कि आधा जो घड़ा होता है भरा, वो ज़्यादा छलकता है बजाय किसके, भरे हुए के। ठीक है, और इसकी ये जो इंग्लिश है, हमारी एक मारवाड़ी में कहावत है ना कि थोता चना बाजे गणा, थोता चना बाजे गणा, उसकी इंग्लिश यही होती है, एम्पटी वेजल्स मैक्स मोर साउंड। अब अगला है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, कि समय और ज्वार, ज्वार जो समुद्र में उठते हैं, ज्वार भाटा, पानी का ऊपर जाना और नीचे जाना, ये क्या, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, कि समय और ज्वार किसी का इंतजार नहीं करते। अगला है गांधी जी से नॉन वायलेंस इज द सुप्रीम वर्च्यू, कि अहिंसा सबसे अच्छी नीति है। गांधी जी ने कहा था कि अहिंसा सबसे अच्छी, नॉन वायलेंस होती है अहिंसा, नॉन वायलेंस एक पूरा मीनिंग है अहिंसा। अगला है ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। तो ये जो कहावतें होती है, हिंदी की कहावतें, नैतिक शिक्षाएं होती है, क्विटेशंस होते हैं, इन सभी को व्यक्त करने के लिए हमेशा किस टेंस का प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग होता है। अगला है टू एक्सप्रेस प्री अरेंज्ड ऑफिस एक्शन टू टेक प्लेस इन फ्यूचर, भविष्य के किसी पूर्व नियोजित आधिकारिक कार्य को व्यक्त करने के लिए, जैसे आधिकारिक कार्य होते हैं, कोई भी ऑफिस वर्क होता है, उनसे पहले से ही उनकी योजना बना ली जाती है, उनके लिए भी हमेशा प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब पढ़ते हैं अगले रूल। तो अगला रूल है कि इस टेंस का प्रयोग आने वाले समय में होने वाले सुनियोजित कार्यक्रम, मतलब कि पहले ऐसा कोई कार्यक्रम जिसकी योजना पहले से तैयार की गई हो, मतलब कि सुनियोजित कार्यक्रम मतलब कि फिक्स्ड प्रोग्राम, तथा सुनियोजित योजना, कोई भी एक कार्यक्रम या फिर कोई ऐसी योजना बनाई गई हो जो बाद में क्रियान्वयन होने वाली हो, लेकिन उसकी योजना है वो पहले से बना ली गई हो। देखो, जिसे बोलते हैं फिक्स प्लान को व्यक्त करने के लिए किस टेंस का प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए उदाहरण, द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स जयपुर टुमारो, प्रधानमंत्री कल जयपुर आएंगे। प्रधानमंत्री जयपुर कब आएंगे, कल। जो काम बात की जा रही है वो की जा रही है भविष्य की, लेकिन इस वाक्य को हम किस टेंस में प्रयोग कर रहे हैं, देखिए विजिट, एस लगा है, मतलब कि प्रेजेंट सिंपल में कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार की जो घटनाएं होती है, सुनियोजित कार्यक्रम या जो सुनियोजित योजना होती है, उनको किस में व्यक्त किया जाता है, प्रेजेंट सिंपल में व्यक्त किया जाता है, इसीलिए इस सेंटेंस को प्रेजेंट सिंपल में लिखा गया। अगला देखिए, माई फादर रिटायर्स नेक्स्ट मंथ, माई फादर रिटायर्ड नेक्स्ट मंथ, माई फादर रिटायर नेक्स्ट मंथ। देखिए बात यहां हो रही है अगले महीने रिटायर होंगे, लेकिन मैं बात कर रहा हूं प्रेजेंट में, रिटायर्स फ्यूचर होना चाहिए लेकिन नहीं होता, क्योंकि सुनियोजित योजना है, क्योंकि गवर्नमेंट एक डेट डिसाइड कर देती है कि आपको इस महीने की इस तारीख को रिटायर करना है, तो एक सुनियोजित योजना होती है गवर्नमेंट की, तो इसीलिए इस प्रकार के सेंटेंस को भी प्रेजेंट सिंपल में ही व्यक्त किया जाता है। देखिए अगला, द कॉलेज रीओपन्स इन दिसंबर, अब मई चल रही है और हमने सेंटेंस लिखा है द कॉलेज रीओपन्स इन दिसंबर, एस बात भविष्य की है लेकिन टेंस कौन सा है, क्योंकि अभी योजना बन चुकी है, योजना बन चुकी है कि कॉलेजों को दिसंबर में खोला जाएगा, तो सुनियोजित योजना, तो सुनियोजित योजना है, सुनियोजित कार्यक्रम को व्यक्त करने के लिए हमें पता है कि प्रेजेंट सिंपल का ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए हमने कौन से टेंस का प्रयोग किया, प्रेजेंट सिंपल, रीओपन्स। अब इस जो
रूल है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि ये रूल जब भी आएगा तो इस प्रकार के वाक्यों में भविष्य को दिखाने वाले शब्द जरूर होंगे। इस प्रकार का या फिर इस रूल में से कोई भी सेंटेंस यदि आपके सामने आता है तो उसमें भविष्य को दिखाने वाले जो भी शब्द हैं वो जरूर होंगे। देखिए यहां लिखा है प्राइम मिनिस्टर विजिट जयपुर टुमारो। टुमारो मतलब कल, आने वाला कल, तो भविष्य है इसमें। नेक्स्ट मंथ अगला महीना, दिसंबर, मई में चल रहा है, बात चल रही है मई में और हम बात कब की कर रहे हैं, दिसंबर की। तो ये शब्द कौन से हैं, भविष्य को दिखाने वाले हैं। इसीलिए ये याद रखना कि इस प्रकार के वाक्यों में भविष्य को दिखाने वाले शब्द जरूर होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट रूल है, अच्छे से देख लेना आप। अगला देखिए, इस टेंस का प्रयोग जन्मजात गुणों को व्यक्त करने के लिए, जन्मजात किसी में गुण है तो उसको व्यक्त करने के लिए हमेशा किस टेंस का प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग किया जाता है। जैसे ए मदर लव्स हर चिल्ड्रन, एक माँ अपने बच्चों से प्रेम करती है, ये एक जन्मजात गुण है। सारी पृथ्वी की, सारे संसार की महिलाएं, माएँ अपने बच्चों से जरूर और पक्का आप सबको पता है कि प्यार करती हैं, तो एक जन्मजात गुण है। इसीलिए इसको भी किस में व्यक्त किया गया है, प्रेजेंट सिंपल में व्यक्त किया गया है। अब पढ़ते हैं रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 है टू एक्सप्रेस न्यूज़पेपर हेडलाइंस, मुख्य समाचार पत्रों को व्यक्त करने के लिए। आप कभी भी हिंदी या इंग्लिश का कोई भी अखबार देख लेना, उसकी जो मुख्य समाचार होते हैं जो बड़े अक्षरों में लिखे होते हैं, वो चाहे किसी भी टेंस के क्यों ना हो, चाहे फ्यूचर की बात हो, चाहे पास्ट की बात हो और चाहे किसी भी टेंस की बात हो, लेकिन हमेशा उस जो सेंटेंस या उन वाक्यों को है प्रेजेंट सिंपल में ही व्यक्त किया जाता है। तो टू एक्सप्रेस न्यूज़पेपर हेडलाइंस। अगला रूल देखिए, अगला रूल इंपॉर्टेंट है, आंखों देखा हाल, चाहे मैच का, आयोजन का, नाटक का। जैसे हम कोई मैच देख रहे हैं, कोई भी आयोजन चल रहा है, कोई भी हमारे आंखों के सामने नाटक चल रहा है, उनका यदि आंखों देखा हाल सुनाने के लिए किस टेंस का प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। एग्जांपल देखिए, द बॉलर बॉल्स बट बैट्समैन हिट्स ए 4, गेंदबाज ने गेंद फेंकी किंतु उसने चौका मारा। और यदि आपने कभी क्रिकेट देखा होगा तो आप गौर करना, हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं बल्कि प्रेजेंट सिंपल में की जाती है कमेंट्री। तो अब की बार कभी भी ऐसा काम पड़े तो जरूर ध्यान देना आप। रूल नंबर 9, इतिहास की पास्ट इवेंट्स, बीती हुई घटनाओं को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने के लिए। अब कोई भी इतिहास की बात, हिस्ट्री की कोई भी स्टोरी क्यों ना हो या फिर कोई भी बीती हुई घटना क्यों ना हो, उसको भी यदि हम प्रभावी ढंग से व्यक्त करने की कोशिश करें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। कैसे देखिए, इंडिया विंस फ्रीडम इन 1947, भारत ने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की। तो ये बात तो 1947 की है, बहुत पास्ट है, बहुत बीती हुई घटना है, लेकिन उसको प्रभावी ढंग से व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में व्यक्त किया जाता है। अगला देखिए एग्जांपल, एट लास्ट राम किल्स रावण, अंत में राम ने रावण को मारा, अंत में राम ने रावण को मारा। तो ये सेंटेंस है, ये भी देखिए प्रेजेंट सिंपल में है पास्ट की घटनाएं, क्योंकि रूल होता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का कि इतिहास की बीती हुई घटनाओं को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 है इस टेंस का प्रयोग मानसिक क्रियाकलापों, मतलब कि मेंटल एक्टिविटीज, इमोशंस और फीलिंग्स को व्यक्त करने के लिए। तो इन सब को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग किया जाता है। देखिए एग्जांपल है वी बिलीव इन गॉड, हम भगवान में विश्वास करते हैं। शी ट्रस्ट्स इन हिम, वह उस पर विश्वास करती है। ही अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम्स, वह मेरी मुश्किलों को समझता है। सी लव्स मी मच, वह मुझसे प्रेम करती है। तो ये जो वाक्य हैं ये भी प्रेजेंट, सभी वाक्य देखिए आप, बिलीव, ट्रस्ट, अंडरस्टैंड्स, लव्स, ये सभी जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही है, क्योंकि मेंटल एक्टिविटीज, इमोशंस एंड फीलिंग्स को इसी में व्यक्त किया जाता है। अब पढ़ते हैं इस टेंस का अंतिम रूल और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है इस टेंस के लिए। चलिए रूल नंबर 11 जो इस टेंस का सबसे इंपॉर्टेंट रूल भी है और अंतिम रूल भी। देखिए रूल क्या है, कंडीशनल सेंटेंस, कि ऐसे वाक्य जिनमें एक कंडीशन दी गई हो। देखिए कैसी, शर्त सूचक वाक्य। इस प्रकार के वाक्यों में सामान्यतः दो क्लोज, मतलब कि दो सेंटेंस आएंगे और बीच में आपको कोमा मिल सकती है। अब देखिए
एक तो उसमें होगा, एक तो क्लोज होगी उसको बोलेंगे सब ऑर्डिनेट क्लोज। अब क्लोज क्या होती है वो आपके इंग्लिश ग्रामर के अंदर अलग से एक टॉपिक है, तो एकदम जीरो टू हीरो उसमें भी बात करेंगे क्लोज के अंदर अलग। लेकिन अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ऐसी कोई स्थिति जिसमें दो सेंटेंस हो, एक को तो बोलते हैं सब ऑर्डिनेट क्लोज और एक को बोलते हैं प्रिंसिपल क्लोज। अब सब ऑर्डिनेट क्लोज कौन सी होती है? इफ, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल से शुरू होती है। ऐसे दो वाक्य आएंगे जिनके बीच में कोमा लगी हुई हो सकती है। एक साइड का जो वाक्य है बीच में कोमा, एक साइड का वाक्य। अब जो वाक्य सब ऑर्डिनेट क्लोज कहलाएगा वो किससे शुरू होगा? इन शब्दों से, इफ से, व्हेन से, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल और इनसे शुरू होती है। तो इसके साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ दो वाक्य है, एक फर्स्ट और एक सेकंड। इन दोनों में से एक वाक्य होगा उसे सब ऑर्डिनेट क्लोज बोलेंगे और उसके साथ हमेशा किस टेंस का प्रयोग होगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। दूसरी होती है प्रिंसिपल क्लोज। और प्रिंसिपल क्लोज अब एक हम पहचान लेंगे इन वाक्यों से। यदि ये वाक्य में याद है कि इफ, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल से शुरू होते हैं, यदि इनमें से एक वाक्य हमने पहचान लिया सब ऑर्डिनेट, तो जो बाकी का वाक्य बच गया वो कौन सा है? प्रिंसिपल क्लोज, और उसके साथ फ्यूचर सिंपल का प्रयोग होता है। अभी हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट सिंपल। तो देखिए सेंटेंस देखिए, इफ यू रन फास्ट, यदि तुम तेज दौड़ोगे, यू विल विन द रेस, तुम रेस में जीत जाओगे। तो कंडीशनल सेंटेंस समझ में आ गया होगा आपको कि तुम रेस जीत जाओगे। कब, किस कंडीशन पे? यदि तुम तेज दौड़ोगे। यू विल विन द रेस, तुम रेस जीत जाओगे यदि तुम तेज दौड़ोगे। तो रेस कब जीतोगे? जब तेज दौड़ोगे। तो कंडीशन शर्त रखी गई है, शर्त सूचक वाक्य, इसीलिए इन वाक्यों को क्या बोलते हैं? शर्त सूचक वाक्य। अब देखिए ये समझते हैं कि भाई सब ऑर्डिनेट क्लोज और प्रिंसिपल क्लोज क्या है। देखिए एक सेंटेंस है ये, इफ यू रन फास्ट, बीच में कोमा, दूसरा सेंटेंस है यू विल विन द रेस। तो ये एक वाक्य है, ये एक वाक्य है। अब हमें सिर्फ ये पहचानना है कि इफ, देखिए इफ, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल से शुरू, इनमें से जो शब्द मिलेगा जिस वाक्य के अंदर इनमें से कोई शब्द होगा वो तो सब ऑर्डिनेट क्लोज। तो हमें मिल जाता है भाई इफ, ये इफ है तो हम क्या बोल देंगे कि भाई इफ के साथ जो वाक्य जुड़ा हुआ है कोमा से पहले, ये क्या है? सब ऑर्डिनेट क्लोज। और सब ऑर्डिनेट क्लोज के साथ टेंस कौन सा आएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। अब देखिए इफ यू रन फास्ट, तो रन प्रेजेंट सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब जो बाकी बच जाता है वो क्या होगा? प्रिंसिपल क्लोज, और प्रिंसिपल क्लोज के साथ क्या होगा? फ्यूचर सिंपल। तो यू विल विन द रेस, विल फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब है, इतना तो आप जानते हो। तो ये होता है कंडीशन सेंटेंस। अब इसके एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं ताकि ये स्थिति एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए, और एकदम इंपॉर्टेंट है ये रूल। अगला एग्जांपल है व्हेन ही कम्स हियर ही विल हेल्प मी, जब वह यहां आएगा वह मेरी मदद करेगा, वह मेरी मदद करेगा। कब? शर्त क्या रखी है? जब वह यहां आएगा। तो ये अब है, अब देखो सेंटेंस है व्हेन ही कम्स हियर कोमा ही विल हेल्प मी। तो अभी अभी हमने देखा था जब इफ, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, जब ऐसे वाक्य शब्दों से शुरू होते हैं वो क्या होती है? सब ऑर्डिनेट क्लोज। तो ये तो क्या होगी? सब ऑर्डिनेट क्लोज। और सब ऑर्डिनेट क्लोज के अंदर कौन सा टेंस प्रयोग होता है? प्रेजेंट सिंपल। ये देखिए प्रेजेंट सिंपल होता है, हो रहा है कम्स। ही विल हेल्प मी, वह मेरी मदद करेगा। तो बाकी बच्ची क्या होगी? प्रिंसिपल क्लोज, और प्रिंसिपल क्लोज के बाद फ्यूचर सिंपल। तो देखिए विल आ रहा है। अब एग्जाम में ये जो क्वेश्चन आएगा वो क्या करेगा? अगला एक साइड भर देगा, दूसरी साइड खाली छोड़ देगा, या फिर इसको भर देगा, इसको खाली छोड़ देगा। अब इन सब के जो एग्जाम्पल्स हमने इतने रूल पढ़े हैं, इनके एक साथ एग्जाम्पल्स के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, अलग टेस्ट टाइप होगा जिसमें मैं आपको सिर्फ इस हिसाब से 10 क्वेश्चन लिख के दूंगा, और आपको क्या करना है? ऑप्शन दूंगा मैं आपको, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है पहले में ए, ब, स, द किस हिसाब से होगा, वो टेस्ट टाइप हो जाएगा। देखिए अगला एग्जाम्पल, आई शैल टीच हर इफ शी कम्स, मैं उसे पढ़ाऊंगा यदि वह यहां आएगी, मैं उसे पढ़ाऊंगा। टीच इफ, अब देखिए ये वाक्य अभी कोई जरूरी नहीं है कि वाक्य पहले ही हो,
सब ऑर्डिनेट क्लोज बाद में भी हो सकती है। देखिए इसमें इफ वाला सेंटेंस बाद में है तो ये क्लोज तो होगी सब ऑर्डिनेट, और ये बची हुई क्लोज होगी प्रिंसिपल क्लोज। तो सब ऑर्डिनेट के साथ क्या आएगा? कम्स। सब ऑर्डिनेट के साथ क्या आएगा? कम्स, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में SIS लग गया। अगला देखिए, यू विल वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो इफ यू वांट सक्सेस, यदि तुम सफल होना चाहते हो। यू विल वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो यदि तुम सफल होना चाहते हो। तो इफ, ये इफ क्लोज भी बोल सकते हैं हम इसे, या फिर हम बोल सकते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज। इफ से स्टार्ट हो रही है तो सबऑर्डिनेट क्लोज। इसके लिए यू वांट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वांट मींस होता है चाहना, तो वांट फर्स्ट फॉर्म है तो ये तो प्रेजेंट सिंपल, और प्रिंसिपल क्लोज के साथ विल मतलब कि फ्यूचर सिंपल। तो कंडीशनल सेंटेंस हो गया। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट मतलब कि प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो आई होप आपको इस वीडियो के अंदर टेंस के स्टार्टिंग एकदम जीरो से लेके प्रेजेंट इंडेफिनेट का एकदम टॉप तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाना चाहिए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अपने स्कूल ग्रुप्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर जरूर करें, ताकि अभी से बच्चे हैं जो ग्रामर पर फोकस कर पाएं। अब हम प्रत्येक टेंस का एक वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो देखिए, पहले तो टेंस के बारे में हमने इसके अंदर पढ़ा, फिर हमने इसके अंदर पूरा प्रेजेंट टेंस, जो 12 टेंसों में सबसे लंबा टेंस होता है प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनेट, वो पढ़ा है। तो वीडियो काफी लंबा हो गया, लेकिन इसका ऐसे कोई इलाज भी नहीं है। यदि मैं आपको थोड़ा थोड़ा टॉपिक्स 2-4 रूल्स लिखा देता और ऊपरी तौर पे सरसरी तौर पे पढ़ाता तो उसका कोई फायदा नहीं है। अब मेरे हिसाब से ये रूल्स, यदि ये टेंस आपने प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनेट पढ़ लिया तो आपको 1 या 2 नंबर का पक्का एग्जाम में मिलेगा, और मैं गारंटी देता हूं इन्हीं में से कोई ना कोई एग्जाम्पल सीधा आपको एग्जाम में मिलेगा। तो आप एक बार में, यदि आपको प्रॉब्लम्स हो रही है तो एक बार और चेक कर रहे हैं, फिर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, आप वहां जाके आपकी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, मैं आपको खुद वहां पर्सनली बता सकता हूं। तो अब हम अगला जो वीडियो है वो कल डाल देंगे, और प्रत्येक टेंस का एक वीडियो आएगा। ये चाहे टेंस छोटा टेंस होगा कोई तो उसका चाहे 5 मिनट का ही वीडियो क्यों ना बनाना पड़े, लेकिन प्रत्येक टेंस का हम अलग वीडियो बनाएंगे। और आप मेरे कहने से चैनल पर यदि पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और एक शेयर आप इस टेंस के लिए जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक शेयर हमें आने वाले वीडियो में और मेहनत करने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।